स्वागत है सब पत्रकार मित्रों का। सर्वप्रथम में आज हमारे पत्रकार जगत के दो बड़े महत्वपूर्ण शख्सियत जिनसे रिपोर्टर परमजीत सिंह और संजय शर्मा जगत क्रांति के प्रमुख पत्रकार हमारे बीच से चले गए हैं, मैं इनके निधन पर अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, अभी हरियाणा प्रदेश का जो लोकसभा का चुनाव प्रचार अभियान है वो धीरे धीरे करके अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सब दलों से पहले अपने उम्मीदवार घोषित किए थे और हमारे उम्मीदवार लगातार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी समेत पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, सांसद, मंत्री, उम्मीदवार सब लोग मैदान में हैं और हमारी 82 से ज़्यादा रैलियां, जो विधानसभा की रैलियां हैं वो, और इन बड़े नेताओं के अन्य कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो पूरी तरह से सक्रिय है। हमने 4 दिन पहले एक अभियान घोषित किया था, हर बूथ हर घर संपर्क अभियान, 11 और 12 मई का। वो भी हमारा कल शाम को मैंने सब विधानसभा संयोजक और प्रभारी और उनसे ऊपर के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से रात को वर्चुअल बैठक करके फीडबैक लिया था। बड़ा ज़बरदस्त उत्साह इस अभियान के अंदर देखने को मिला और बड़ा अच्छा समर्थन, आम जन का आशीर्वाद इस हमारे बूथ संपर्क अभियान के दौरान मिल रहा है, जिसके कारण से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और आज शाम तक मुझे लगता है कि 19,800 के आसपास जो बूथ हैं उनमें ज़्यादातर बूथों का काम संपर्क का संपन्न हो जाएगा और आज रात को हम लोग फिर रिपोर्टिंग लेंगे। उस रिपोर्टिंग के आधार पे भविष्य में इस हमारी संगठनात्मक रचना को किस प्रकार से आगे गतिमान किया जाए, इस बात की प्लानिंग बनेगी और भविष्य में बड़े नेताओं के कार्यक्रम भी प्रांत के अंदर आएंगे। और अभी रात ही फाइनल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अनेक पदों पर रहे आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान धारा 70 और 35A जैसी धाराओं को समाप्त करके दिया है, ऐसे अमित शाह जी के कार्यक्रम 16 मई को गुरुग्राम में उनकी सभा रखी गई है। 17 मई को करनाल लोकसभा और रोहतक लोकसभा का कार्यक्रम होगा। इसी प्रकार से कुछ मुख्यमंत्री गणों के कार्यक्रम भी हमें मिले हैं, जिसमें अभी जो फाइनल हुआ है कार्यक्रम वो श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री, 13 मई को असंध में शाम को उनकी एक सभा होगी। 2 सभाएं उनकी 14 तारीख को सोनीपत के लोकसभा के जुलाना के अंदर होगी और अगली सभा उनकी उसी शाम को 14 शाम को
रोहतक लोकसभा के बहादुरगढ़ में होगी। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व अन्य कुछ इस प्रकार के बड़े नेताओं समेत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभा भी हम लोगों ने विचार विमर्श हमारे केंद्रीय नेतृत्व से किया है और कम से कम 3 या 4 सभाएं उनकी मिलने की भी हम लोगों को उम्मीद है। 3 सभाएं तो मोटे तौर पे चर्चा में बात आई है, लेकिन अभी उनकी तिथि और समय आना बाकी है और ये फाइनल होते ही आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से प्रदेश की जनता को इसकी जानकारी हम जल्द से जल्द ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। तो ये जितने भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे हमारे बूथ के कार्यक्रम चल रहे हैं, संपर्क के कार्यक्रम चल रहे हैं या बड़े नेताओं के कार्यक्रम जो चल रहे हैं या अमित शाह जी की जो रैलियां होंगी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो वातावरण आज पूरे प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जो जनता देखना चाहती है, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भविष्य में देश को और आगे प्रगति पर जाते हुए जनता देखना चाहती है, उसके कारण से माहौल बना है कि आज 10 की 10 सीटों के ऊपर कमल का फूल खिलना निश्चित है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों की मैंने जानकारी आप लोगों से साझा की है। इसके संदर्भ में अन्य कोई आप लोगों का कोई सवाल है तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों की योजना हमने सीनियर हमारे नेतृत्व से बैठ करके करी है, कोर ग्रुप के अंदर चर्चा करी है और वो संभावित जो भी स्थान हो सकते हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व यानी कि केंद्रीय कार्यालय में हमने भेजे हैं। वहाँ से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से उनकी भी मैपिंग चल रही है। प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है कहाँ कहाँ उनके कार्यक्रम किए जाएं। इन दोनों के बीच में एक तालमेल बिठा करके और कल तक मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री जी की रैली होंगी। उसके बाद निश्चित रूप से वो जल्दी आप लोगों के सामने सारा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह जी 16 मई को शाम की सभा उनकी होगी गुरुग्राम के अंदर। फिर 17 तारीख को करनाल लोकसभा और रोहतक लोकसभा, ये 2 कार्यक्रम आदरणीय अमित शाह जी के हम लोगों को मिले। करनाल और रोहतक लोकसभा में कौन सी जगह पे रहेंगे? अभी वो हमने तय करके प्रांत की तरफ से तय करके अमित शाह जी के कार्यालय में भेजे हैं और करनाल का तो करनाल में है प्रॉपर। वैसे रोहतक में ही हमने उम्मीद की है कि रोहतक में ही होगा और तीसरा जैसे 16 तारीख को मैंने बताया गुरुग्राम में। अब उधर से टाइमिंग आएगी और कार्यक्रम के स्थान के बारे में भी उनकी मुझे लगता है उसी स्थान के बारे में वहाँ से हमें अनुमति मिलेगी। तो ये 3 कार्यक्रम स्थान भी और तारीख भी मैंने आप लोगों को बताई है। 16 तारीख को हरियाणा प्रवास में रात्रि प्रवास भी करेंगे? नहीं, वो गुरुग्राम से वापस दिल्ली जाएंगे। बराला जी, केजरीवाल अब जेल से बाहर आ गए हैं जी, लगातार आक्रामक प्रचार करें तो क्या भाजपा कोई प्रचार की रणनीति में अपना कोई बदलाव लाएगी या जैसे चल रहा है वैसे चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव की अपनी एक शैली है, अपनी एक रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी उसी के आधार पर काम करती है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चाहे केजरीवाल जी हों या फिर राहुल जी हों या इंडी अलायंस के अन्य नेता हों, सब लोग अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। अब आपने केजरीवाल साहब की चर्चा की है तो उनका एक बड़ा गजब का बयान जनता के सामने आया है और जिस प्रकार का भ्रम पहले ये तथाकथित इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन जो फैला रहा था, उसमें एक बात और केजरीवाल साहब ने जोड़ने का काम किया है। अब वो सारी चीज़ें जब उनको लग रहा है कि एनडीए 400 पार 100% देश के अंदर जाएगा
पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो लहर चली है, एनडीए के पक्ष में जो लहर चली है, उससे सब लोग घबराए हैं। अब केजरीवाल साहब ने किस प्रकार का बयान दिया कि मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। अब केजरीवाल साहब को किसने अख्तियार दे दिया किसकी रिटायरमेंट कब होगी, और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसी प्रकार से इंडी अलायंस के अन्य नेता राहुल गांधी समेत ये देश के आम जन में एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगली बार आएगी तो संविधान को खतरा है। लेकिन संविधान को तार तार करने का काम एक बार नहीं, अनेक बार कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, अन्य नेताओं ने किया। देश के अंदर इमरजेंसी लगाने से लेकर के, और अब उसी प्रकार के हालात फिर से पैदा करने के लिए राहुल गांधी कहते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी, बीसी का आरक्षण अल्पसंख्यकों को दे देंगे, यानी कि मुस्लिम समाज को दे देंगे, और उन्होंने दिया भी है। कर्नाटक में उन्होंने दिया, आंध्र प्रदेश में उनको कोर्ट के फैसले के कारण से मुंह की खानी पड़ी। और इसी प्रकार से सैम पित्रोदा के बयान के संदर्भ में भी उनके जो लगातार उनके घोषणा पत्र में भी जो चीज़ें आई हैं, और बार बार राहुल जी, प्रियंका जी बोल भी रहे हैं, वो है पैतृक संपत्ति कर। अब वो अगर इनके बयानों की सीरीज का अध्ययन करें तो एक बात समझ में आती है कि ये दोबारा से वो कर लगा करके, और जो लोग मेहनत करके संपत्ति अर्जित करते हैं, अपनी मेहनत से देश की जीडीपी के अंदर अपना योगदान देते हैं, सरकार को भारी टैक्स देकर के देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देते हैं, ऐसे लोगों की कहते हैं कि संपत्ति इनकी सरकार को ले लेनी चाहिए। इस प्रकार के बयान इनके निकल करके आते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये कानून पैतृक संपत्ति कर जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, इंदिरा जी के समय में भी देश के अंदर था, ये व्यवस्था थी। लेकिन इंदिरा जी के जाने के बाद आप सब लोगों ने देखा कि सारी संपत्ति को अपने परिवार को देने के लिए सारी व्यवस्थाएं बदल दी गई। आप देख रहे हैं कि कैसे नेशनल हेराल्ड, जिसकी गूंज पंचकुला में भी गूंजती है, 5,000 करोड़ का वो घोटाला इसी प्रकार का तो था। 350 करोड़ का घोटाला इनके सांसद धीरज साहू, वो संपत्ति उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी, इन लोगों की थी। अब जब अपनी बारी आती है तो इस प्रकार का कानून बदलने का काम करते हैं, और जब लगता है कि तुम्हारा चुनाव ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा, तो फिर जनता के अंदर भ्रम पैदा करने के लिए फिर वो चाहे कहते हो कि हमारी सरकार आएगी तो धारा 300 समाप्त कर देंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसको हम खत्म कर देंगे, ये सारी बातें ये भ्रम फैलाने के लिए कर रहे हैं। और केजरीवाल जी ने कल उसमें अपनी नई बात जोड़ दी है। वो हम गांव देहात में जब बच्चे खेलते थे तो एक बात ध्यान में आती थी कि जब कोई टीम हारती थी तो वो धूल उड़ा करके भ्रम पैदा करने का काम करते थे। जब ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए भारी बहुमत से देश के अंदर जीत रहा है, तो ये लोग राहुल जी चाहे केजरीवाल जी की बात करें, भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन जनता इस बात को समझती है। हरियाणा की जनता और देश की जनता बहुत समझदार है, और हरियाणा की जनता तो खास करके राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हो चुकी है। वो कभी भी वानर के हाथ में उस्तरा देने वाली नहीं है, क्योंकि हरियाणा की जनता जानती है कि वानर को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उस्तरे से दाढ़ी काटी जाती है, गर्दन काटी जाती है। इसलिए इनकी बातों में, केजरीवाल साहब की बातों में कोई दम नहीं है, राहुल जी की बातों में कोई दम नहीं है, इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। जी देखिए, आप सीट की बात कर रहे हैं,
आप हमारा अभियान देख रहे हैं राकेश जी। हमारे अभियान में हम सीट की तो बात करते हैं चुनावी कार्यक्रम के एंगल से, लेकिन हम तो 19,800 बूथ जीतने की योजना बना करके चल रहे हैं। हमारे सामने तो एक एक बूथ की लड़ाई जीतने का टारगेट है। अगर हम बूथ की लड़ाई जीतते हैं, जिस प्रकार की हमारी तैयारी है, और तैयारी आप लोगों के सामने है कि 2 दिन से हमारा बूथ के ऊपर सघन संपर्क अभियान चल रहा है, इसलिए हम बूथ जीत करके हम 10 की 10 लोकसभा सीटों का चुनाव जीतने की तैयारी हम कर रहे हैं। हमारे लिए चुनौती कोई 1, 2, 3 लोकसभा नहीं है, हमारे लिए चुनौती हरियाणा के 19,800 बूथ हैं। जी, और आप अब दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे टिक्का भी करते हैं, नेताओं पर ये बताएं कि जेजेपी की जो किसी तरह से कोई चुनौती, क्योंकि सरकार में रह के अब सरकार के हिस्से भी आरोप लगाना, अब किस तरह से लगता है, क्या लगता है कि कोई कहीं दिक्कत आएगी बीजेपी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो चुनाव से पहले का नहीं था, चुनाव के बाद का था। जिस प्रकार की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के मुकाबले 19 में 3.5% से ज़्यादा वोट प्राप्त भी किया, उसके बावजूद भी हमारी जो कुछ सीटें घटी, तो उस दृष्टि से स्थायी सरकार देने के लिए गठबंधन किया गया था और वो गठबंधन अच्छा चला। लेकिन कुछ निजी हित कहो, स्वार्थ कहो, उनके चलते अब जननायक जनता पार्टी सरकार से अलग हुई, और अलग होने के बाद उसका हश्र क्या है ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। ना आज वहाँ अगर जेजेपी की बात करें तो ना वहाँ जन है, ना वहाँ नायक है, ना वहाँ पार्टी है तो केवल परिवार बचा है। पूरी तरह से वो पार्टी ध्वस्त हो चुकी है। उनका प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बड़ी टीम उनको छोड़ करके चली गई है। ज़्यादातर विधायकों के पास जो जिम्मेवारियां थी उनकी पार्टी में उन्होंने इससे रिज़ाइन कर दिया है, यानी कि पद अपने छोड़ दिए हैं। ऐसी स्थिति बनी है। लेकिन अब फिर वो एक अलग प्रकार की राजनीति खेल रहे हैं, जनता को भ्रम में डालने का काम वो लोग भी कर रहे हैं। एक तरफ तो हुड्डा साहब भी स्टेटमेंट देते हैं और दुष्यंत जी भी स्टेटमेंट देते हैं कि हम मिल करके सरकार को फ्लोर के ऊपर घेरने का काम करेंगे, और दूसरी बात भी है सर कि लगातार पिछले करीब 1 सप्ताह से ये प्रचार प्रदेश में विपक्ष कर रहा है कि सरकार तो अल्पमत में आ गई है, सरकार के पास बहुमत नहीं है। आप सब स्थिति को स्पष्ट करना चाहेंगे कि क्या वाकई में ऐसी स्थिति है क्या, क्योंकि इससे प्रचार में कहीं ना कहीं विपक्ष को देखिए विपक्ष को कोई फायदा नहीं मिल रहा इसमें, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं कह रहा था, देखिए उनका दोगलापन किस प्रकार से सामने आता है। एक तरफ तो हुड्डा साहब भी कहते हैं, दुष्यंत जी भी कहते हैं हम सरकार के खिलाफ हैं, हम मिल करके सरकार को फ्लोर के टेस्ट में हराने का काम करेंगे। दूसरी तरफ जब नैना चौटाला जी के काफिले के ऊपर हमला होता है तो दिग्विजय चौटाला आरोप लगाते हैं कि ये कांग्रेसियों का हमला करवाया हुआ है और इसमें कांग्रेस पार्टी के यानी कि वहाँ के उम्मीदवार जेपी के गुंडे इसमें शामिल हैं। तो एक अलग अलग प्रकार का रुख उन नेताओं के द्वारा अपनाया जा रहा है। ये एक दोगली नीति उन लोगों की स्पष्ट उनको करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि आज दुष्यंत जी के पास कितने विधायक बचे। अब ना ही तो विधायकों के समर्थन की चिट्ठी हुड्डा साहब दे करके आ पा रहे हैं और ना ही दुष्यंत जी देने की हिम्मत कर पा रहे हैं। इन्होंने एक भी चिट्ठी राज्यपाल जी को कि किन किन विधायकों का समर्थन उनको हासिल है ये आज तक नहीं दिए, ना राज्यपाल जी को दिए, ना पब्लिकली उसको सार्वजनिक किया है। तो इसलिए सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार पूरी तरह से स्थिर है और 5 साल पूरे करेगी। और हरियाणा की सरकार की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है उसको और आगे बढ़ाने का काम पूर्व में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करके गए थे और वर्तमान में नायब सैनी जी उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए निश्चित रूप से विपक्ष गुमराह नहीं तो क्या कर रहा है। विपक्ष के पास कोई केवल
आंकड़े ये बता देना कि इतने विधायक उसके हैं, इतने विधायक उसके हैं। वो कहते हैं कि 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के, 10 बचे कहाँ हैं? एक बार लिख करके तो दें, उनके साइन करा करके दें। और मैं दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी की सरकार फ्लोर पर टेस्ट कराने के लिए आज भी तैयार है और कल भी तैयार रहेगी और हासिल करेगी, विश्वास मत हासिल करेगी। देखिए, ये मैं एक बात स्पष्ट कहता हूँ, ये कि मेरे कहने से, यहाँ कहने से कुछ नहीं होएगा। जिस दिन बहुमत की बात आएगी साबित करने की, फ्लोर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी के नेतृत्व की सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। देखिए, अभी मैंने एक बात बताई है कि जेजेपी और कांग्रेस के प्रेम की जो बात बताई है मैंने, उस प्रेम में से एक बात निकल करके आती है। दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि वो हमला कांग्रेस के लोगों ने करवाया है। देखिए, किसान आंदोलन कर रहे थे, राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। जो किसान बिल थे उनको वापसी की बात कर रहे थे, वापस तो हो गए ना बिल। सरकार लाभकारी मूल्य भी दे रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार फसल बीमा लागू करके किसान को उसकी फसल की भरपाई भी दे रही है। हरियाणा के अंदर अगर वैसे तो लगभग बहुत सारी फसलें जो हरियाणा में उगाई जाती हैं वो सरकारी मूल्य पर खरीदी जाती हैं, लेकिन अगर कोई नहीं खरीदी जाती, फल और सब्जी की फसलों में भी भावांतर भरपाई देने का काम पहली बार मनोहर लाल जी की सरकार ने किया, किसान को मजबूत किया। ये जो आंदोलन था राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर का था, मुद्दे वहाँ समाप्त हो चुके हैं। अब तो केवल कुछ हमारे जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, हमारे किसान भाइयों को, जो भोले भाले हमारे भाई हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं। उसके बीच में ये कांग्रेस और केजरीवाल जैसे जो दल हैं, जो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो जो भ्रम पैदा करना चाहते हैं, वो इस प्रकार का एक वातावरण पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता ने इस बात को समझ लिया है और हरियाणा की जनता इनके बात में आने वाले नहीं है, क्योंकि उनको ये भी पता है दिल्ली के बिल वापिस हो चुके हैं और हरियाणा की सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कभी हरियाणा में बिजली को लेकर के कोई आंदोलन नहीं हुआ, पानी को लेकर के कोई आंदोलन नहीं हुआ, फसल की बिक्री को लेकर के कभी आंदोलन नहीं हुआ, या अन्य किसी व्यवस्था जो हरियाणा सरकार के द्वारा भी की जाती है किसानों के लिए, उसको लेकर के एक भी आंदोलन हमें सड़क पे देखने को नहीं मिला। बल्कि पूर्व की सरकारें जो थी, तथाकथित बड़े बड़े किसान नेता अपने आप को कहलाते थे, उसकी सरकारें, उनकी सरकारों के दौरान आंदोलन देखिए कि किस प्रकार के कभी पिरथड़ा, फरीदाबाद के पिरथड़ा के आंदोलन को आप याद करिए, आप सतनाड़ी के आंदोलन को याद करिए, आप मंडियाली के आंदोलन को याद करिए। उस समय के आंदोलनों को एक बार याद करके देखिए कि किस प्रकार के किसान आंदोलन होते हैं, किस प्रकार से उस समय की सरकारों ने जबरदस्ती उन आंदोलनों को कुचलने का काम किया था। और हमारी सरकार तो किसान भाइयों से प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ बातचीत करके उनके मुद्दों का हल करती आई और भविष्य में भी करेगी। देखिए, मैं हाँ, देखिए, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा। जिन लोगों ने विरोध करना है वो विरोध करें। अब जनता समझ चुकी है, जनता को एक बात ध्यान में आई है कि अब तो किसान आंदोलन की बात पीछे चली गई है, अब चुनाव है। और एक बात मैं और कहता हूँ कि अब तो कोई औचित्य नहीं बनता। आज के दिन सरकार अगर किसी की है तो किसकी होती है? चुनाव में तो चुनाव आयोग की सरकार है। सरकारें अगर कोई विरोध भी करेगा, कोई डिमांड भी करेगा, कोई किसान भाई या अन्य कोई वर्ग, वो तो चुनाव के बाद ही उसके ऊपर फैसला होने वाला है। सर, पिछले 3-4 वर्ष में चुनाव का रिजल्ट है तो कांग्रेस हमेशा 4 समुदाय को टिकट देती है। इस बार 2 को दी है, बंसीलाल केजरीवाल ने टिकट कर दी, वीरेंद्र सिंह ने कर दी और भी कर दी। तो क्या देखते हैं? देखिए ये देखिए नॉर्मल कुछ भी नहीं है। आप देखिए, हुड्डा साहब पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर हैं। अब उनका शरीर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो पूरी ताकत के साथ पहले की तरह मैदान में जाकर के और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करें। फिर भी
पूरी ताकत लगा के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से अपने लिए फ्री हैंड लेकर के आए कि हुड्डा परिवार ही कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ाएगा, वही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। और अब खुद की बजाय जब खुद थक चुके हैं, हार चुके हैं हर प्रकार से, तो उन्होंने अपने पुत्र दीपेंद्र सिंह को राजनीति में स्थापित करने के लिए, बल्कि स्थापित नहीं, इसके लिए मैं पुनर्स्थापित कहूँगा, क्योंकि इनकी स्थापना तो 2014 में जनता ने उखाड़ करके फेंक दी थी। इनको राजनीति से हुड्डा परिवार को बाहर कर दिया था, क्योंकि लगातार 2 बार हारे और दोनों बाप बेटा हारे। अब जब दोनों बाप बेटा हारे तो इनको ये लगा कि अब किसी न किसी प्रकार से ऐसा कोई खेल खेला जाए या कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा षड्यंत्र रचा जाए कि केवल और केवल हुड्डा परिवार आगे रहे। उसके लिए चाहे चौधरी बंसीलाल के परिवार की बलि लेनी हो, यानी कि श्रुति चौधरी जो पूर्व में सांसद रही, पिछली बार भी चुनाव लड़ा, उसकी टिकट काटनी हो, या फिर बरगला करके चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को दोबारा से कांग्रेस में शामिल करवा करके और उनको भी वही रास्ता दिखा देने का काम किया हो, यानी कि 2 परिवारों को एकदम से खत्म करना। और उसके साथ साथ एक षड्यंत्र और हुड्डा साहब का जनता के सामने आया है। मैं नहीं कहता, ये जिस समाज के साथ का दम भरते हैं वहां से बात निकल करके आती है कि हुड्डा साहब ने तो अपने बेटे को स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए बंसीलाल परिवार की तो बलि ले ली, चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की तो बलि ले ली, साथ ही साथ हरियाणा प्रदेश से रोहतक के चारों साइड की जो सीटें हैं वहां से राव दान सिंह को उतरवाना महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से, और सत्यपाल जी महाराज को उतरवाना सोनीपत लोकसभा से, ताकि सामाजिक समीकरण साध करके और अपने बेटे को पुनर्स्थापित किया जाए। और वैसे भारतीय जनता पार्टी कभी जात बरादरी की राजनीति की बात करती नहीं, लेकिन अगर सीधी बात करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति जी को चुनाव लड़वाया जो जाट समाज से आती हैं, सोनीपत से खुद चुनाव लड़ा, 4 सीटों के ऊपर जाट उम्मीदवार उतारे थे और इस बार 2 रह गए। केवल और केवल सामाजिक समीकरण साधने का प्रयास और अपने बेटे की पुनर्स्थापना, लेकिन हरियाणा की जनता बहुत बारीकी से देखती है। हम इस प्रकार की राजनीति करते नहीं है, लेकिन ये लोग हमारे ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां करते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो जाट समाज को दरकिनार करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद चुन करके जाने वाले हैं लोकसभा में, और एक को पहले ही आदरणीय मोदी जी ने राज्यसभा में स्थान देने का काम किया है। तो ये भ्रम की राजनीति और जात की राजनीति हरियाणा की जनता के समझ में आ गई है, इनको नकारने का काम करेगी। देखिए, केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर बंद हैं और बेल के ऊपर बाहर हैं। सोनिया गांधी उनके बेटे वो भी बेल पर हैं। इनके अलायंस के साथी बड़े नेता लालू जी, उनका परिवार, वो बेल के ऊपर है। और जो बेल पर हैं लोग, वो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करें तो बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। देश की जनता इस बात को बड़ी बारीकी से देख रही है कि कैसे अन्ना जी के आंदोलन में इसने एक ईमानदारी का मुखौटा लगाया था केजरीवाल साहब ने, और कैसे बाद में उन्हीं अन्ना जी को धोखा दिया। ये कहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, वो राजनीति में भी आए। ये अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कभी कांग्रेस को सपोर्ट ना दूंगा ना लूँगा। पहले सरकार भी कांग्रेस की सपोर्ट से बनाई, आज फिर खुद कांग्रेस के सपोर्ट में आकर के खड़े हुए। ये कहा था, जब बाद में सरकार बनने की बारी आई तब ये कहता था, आदर्शवाद की मूर्ति बन करके कहता था
कि मैं गाड़ी लेऊंगा, ना मैं सुरक्षा लेऊंगा, ना मैं बंगला लेऊंगा। आज सभी बातों को ताक पर रख करके शीश महल के अंदर और देश के सबसे महंगे अगर घर के अंदर कोई मुख्यमंत्री रहता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो श्रीमान केजरीवाल जी तथा कथित ईमानदार आदमी रहता है। लेकिन ईमानदारी का मुखौटा भी उतर चुका है। देखिए, अहमियत हर व्यक्ति की होती है। कैलाशो जी का अपना एक राजनीतिक जीवन रहा है, वो सांसद रही है और पिछले चुनाव में जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था तभी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। मैंने उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई थी। लेकिन कुछ लोग केवल और केवल चुनावी राजनीति का मन के अंदर ख्याल लेकर के आते हैं, अभिलाषा, इच्छा, और वो भी प्रबल इच्छा, उसको अति महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं, वो लेकर के आते हैं। वो जब पूरी नहीं होती तो फिर कहीं न कहीं नया रास्ता भी तलाश करते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अब चुनाव इतना आगे बढ़ चुका है, अब इस प्रकार के कहीं आने से जाने से किसी का कोई फर्क पड़ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।